गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के एमसीक्यू करेंगे। तो आज और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू करे थे। आज चैप्टर नंबर 2 के हम एमसीक्यू करेंगे जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो जो हमारा चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, इस पर बेस्ड आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो जिसने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा हो पहले पढ़ ले, उसके बाद एमसीक्यू करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका, हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस की। पास्कल के नियम की बात कर लेते हैं। पास्कल के नियम के बारे में हमने पढ़ा था। पास्कल का नियम किसके लिए होता है? पास्कल का नियम ये कहता है, यदि किसी फ्लास्क में या किसी पात्र में या बर्तन में जब कोई द्रव पर कोई दाब लगाया जाता है, तो जो दाब लगाया जा रहा है स्थिर अवस्था में जब द्रव है, तब उस पर जब दाब लगाया जा रहा है, वो दाब क्या होता है? हर सतह पर समान रूप से वितरित हो जाओ। ठीक है। यदि किसी चैनल में या पाइप में या किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है और वो किस स्टेट में? स्थिर अवस्था में, तो उसकी सतह पर लगाया गया जो दाब होगा वो समान रूप से वितरित हो जाता है। कौन कहता है? पास्कल का नियम। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पास्कल का नियम कार्य करता है। क्वेश्चन कह रहा है पास्कल का नियम कार्य करता है, आपको बताना है किस पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है दाब पर, ऑप्शन बी दिया आयतन पर, ऑप्शन सी दिया बल पर, ऑप्शन डी दिया घनत्व पर। तो बताइए पास्कल का नियम किस पर कार्य करेगा? पास्कल का नियम कार्य करता है ऑप्शन ए दाब पर। पास्कल स्टेटमेंट कहता है जब किसी भी द्रव में कोई भी दाब लगाया जाता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब दाब का नियम क्या है? पास्कल का नियम। तो जो हमारा पास्कल का नियम है ये दाब पर एक्सप्लेन कराता है। ठीक है, तो पास्कल नियम कार्य किस पर करेगा? दाब पर करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है जल है एक। आपको बताना है जल क्या है एक। ऑप्शन ए संपीड़ित द्रव, कंप्रेसिबल फ्लूइड। ऑप्शन बी असंपीड़ित द्रव, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें कह रहा है जल ही एक। तो जल बताइए क्या है? संपीड़ित द्रव है या असंपीड़ित द्रव है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो जल होता है, जल की बात करें, कोई भी द्रव हो, कोई भी द्रव को हम किसी बर्तन पे भर दें। ठीक है, किसी बर्तन में भर दें और भरने के बाद उस पर क्या करें? उसके सतह पे कोई दाब लगाएं तो वो कंप्रेस होता है। बताइए आपको, तो वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा। या फिर कोई भी द्रव जो है किसी भी पाइप में चैनल में बह रहा है जिसमें एयर की उपस्थिति है, तो जो एयर होगी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, वो वायुमंडल दाब लगाएगी, जल के सतह पर एक दाब लगाएगी और उस दाब के कारण क्या होता है? जल क्या रहता है? हमेशा कंप्रेस कंडीशन में रहता है। आप सोचिए, अगर मान लो किसी वस्तु को ले लें, उसे हम दबाएं और दबाने में वो दबे तो वो क्या है? कंप्रेसिबल है। और दबाने पर नहीं दबे तो इनकम्प्रेसिबल है। और वास्तव में कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता ही नहीं है। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल, और आइडियल फ्लूइड वास्तव में पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी जल या द्रव की बात हो तो वो कौन सा होगा? कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, हमेशा कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। ठीक है, कोई भी जल या द्रव हो वो कंप्रेस हो सकता है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी पानी की दाब तीव्रता h ऊंचाई तक द्रव है। अब आपको दाब तीव्रता बतानी है इसमें, जब उसमें क्या है? h ऊंचाई तक, जब ऊंचाई तक हमारा द्रव है। मान लो ये कोई भी फ्लास्क है, उसमें क्या है? यहाँ पर हमने h ऊंचाई तक कोई द्रव भर दिया। ठीक है, ये द्रव भर दिया h ऊंचाई तक। अब जो द्रव इसमें भरा है वो कौन सा है? साफ साफ कह रहा है जल है, पानी। तो पानी भरा हुआ है इसमें,
तो एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है h ऊंचाई तक, तो इसमें दाब तीव्रता क्या होती है? तो दाब का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला दाब का? दाब का फॉर्मूला था जब उसमें कोई भी टैंक में या बर्तन में कोई h हाइट तक द्रव भरा हो तो दाब तीव्रता P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होती है। जहाँ पर रो जो होता है जो द्रव इसमें भरा है उसका घनत्व होगा, एच जो होगा जितनी हाइट तक भरा है, जी क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिस पर काम कर रहा है, तो रो इंटू जी इंटू एच होता है। और हाँ, अगर हम बात यहाँ पे देखें हमारा आंसर होना चाहिए रो जी एच। हमें दिया क्या क्या है आंसर? स्मॉल डब्लू इंटू एच, स्मॉल डब्लू अपॉन एच, एच अपॉन स्मॉल डब्लू। और यहाँ पे जो हमारा स्मॉल डब्लू ये क्या है? स्पेसिफिक वेट है, ठीक। और आपको पता है स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू जी होता है। हमारा दाब कितना आ रहा था? रो इंटू जी इंटू एच दाब तीव्रता। यहाँ पर रो इंटू जी को डब्ल्यू के फॉर्म में लेकर तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच बन जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा बताइए? दाब तीव्रता हमारी रो जी एच होती है, यहाँ पर रो जी को हम स्मॉल डब्ल्यू ले सकते हैं, तो हमारा दाब तीव्रता बन गया स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। तो आप बताइए जो हमारे ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा बी, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस पेपर में आपको कैल्सी अलाउ तो पेपर में ले आ सकते हैं कैल्सी, या ऑनलाइन पेपर में भी आप कैल्सी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दाब तीव्रता जब 4 मीटर तक जल टंकी में भरा है, आपको दाब तीव्रता बनानी है। अब देखो तीव्रता कब बतानी है? जब एक टंकी है और टंकी में कितना मीटर तक भरा हुआ है? 4 मीटर तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। तो जल भरा हुआ है तब आपको इसका न्यूमेरिकल मान निकालना है, दाब तीव्रता कितना आएगा, निकालें। देखो आपको पता है दाब तीव्रता जब एच ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हो, देखिए इसका मान क्या आएगा? P इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच। रो जी एच होता है जब एच ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हो। और यहाँ पे बात करें रो किसका लेंगे हम? रो क्या भरा हुआ है इसमें? जल भरा हुआ है, तो रो किसका लेंगे हम? जल का लेंगे। और जी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका, ये मान होता है 9.81, ठीक है। एच जो होगा यहाँ पर हाइट होगा, हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो आपका सॉल्व करने पर मान क्या आएगा? P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है। रो का मान कितना होगा? जल भरा हुआ है तो रो का मान 1000 होता है जल के लिए। जी का मान कितना होगा हमारा? 9.81 होगा। और एच का मान कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा ये आप सॉल्व करना कैलकुलेटर का यूज़ करके, ठीक है। कैल्सी का यूज़ कर लेना आप। इसका सॉल्व करने पर आ रहा है 39 सॉरी 24, ठीक है। ये आ रहा है इसका मान। इससे हम क्या कह सकते हैं? पास्कल में आ रहा है। आप किलो पास्कल में करेंगे तो 3 संख्या से पहले लगा दोगे बिंदु, तो यहाँ पे 39.24 कर दें तो किलो बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 39.24 किलो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। 39.24 किलो पास्कल आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल दाब से कम दाब होता है। तो बताइए वायुमंडल दाब से अगर कम दाब हो कहीं पर तो उस दाब को क्या कहेंगे हम? आपको पता है दाब 3 तरह के होते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये क्या है यहाँ पे दाब नोट कर रहा है मान लो। तो एक एटमॉस्फेरिक दाब, 1 एटमॉस्फेरिक दाब जो होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर बराबर। और वायुमंडल अगर 1 एटमॉस्फेरिक दाब से कम मान होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं निर्वात दाब। निर्वात दाब कहते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक दाब से कम होता है तो निर्वात दाब कहते हैं। और इससे अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेज दाब कहते हैं। तो वायुमंडल दाब से नीचे का जो दाब होता है कम वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। और वायुमंडल दाब से अधिक वाला क्या कहलाता है? गेज दाब कहलाता है। और वायुमंडल दाब जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? वायुमंडल दाब से कम दाब होता है। वायुमंडल दाब से कम दाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया गैस दाब, ऑप्शन बी दिया वायुमंडल दाब, ऑप्शन सी दिया निर्वात दाब, ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
निर्वात दाब। तो वायुमंडल दाब से जहाँ कम दाब की बात हो वो क्या कहलाएगा आपका, निर्वात दाब कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, परम दाब या फिर इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होगा, इसमें से 4 मान दिए हैं आपको। तो परम दाब जो है ये एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए इसमें से। तो इसमें से हम बात करें, परम दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है किसके, होता है बराबर, देखिए यहाँ पर ये होता है दाब, और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, 1 एटमॉस्फेयर दाब है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है? और वायुमंडल से दाब से अधिक दाब नापेंगे तो वो कहलाता है गेज दाब, गेज दाब। और वायुमंडल दाब से कम दाब नापेंगे तो उसे कहते हैं निर्वात दाब। ठीक है, निर्वात दाब, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ अगर हम बात करें, हमारा परम दाब क्या होता है, परम दाब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो दाब नापते हैं हम उसे कहते हैं परम दाब। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाली जो लाइन होगी सबसे नीचे प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे बढ़ता जाएगा प्रेशर। तो जो हमारा नीचे वाला जो प्रेशर है, सबसे सबसे नीचे वाला प्रेशर क्या है हमारा, ये सबसे नीचे वाला जो प्रेशर होगा ये वाला। ठीक है, तो जो ये वाला प्रेशर होगा सबसे नीचे वो होगा यहाँ पर जीरो प्रेशर, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और इस प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम किसी भी दाब को नापे तो उसे कहते हैं परम दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस दाब के रेस्पेक्ट में हम अगर गेज दाब को नापें तो क्या मान आएगा, तो मान आएगा यहाँ से यहाँ तक का परम दाब आएगा। मतलब ये क्या होगा हमारा, देखिए परम दाब क्या होगा यहाँ पे, परम दाब होगा यहाँ पे, परम दाब इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, परम दाब होगा यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, किसी दाब के रेस्पेक्ट में जो दाब निकालते हैं उसे कहते हैं परम दाब। तो जब हम जीरो एटमॉस्फेयर प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम गैस दाब निकाल लें तो कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो आपको क्या होगा, वायुमंडल दाब होगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, गैस दाब। तो आपको परम दाब कितना हो जाएगा, परम दाब होगा आपका वायुमंडल दाब प्लस गैस दाब, वायुमंडल दाब प्लस गैस दाब होगा। अगर बात करें निर्वात दाब को निकालें इसके रेस्पेक्ट में, तो निर्वात दाब होगा यहाँ से यहाँ तक का परम दाब। ठीक है, निर्वात दाब आपका ऊपर से नीचे आने पर जो आता है, जितना कम होता है उतना निर्वात दाब होता है। लेकिन निर्वात दाब को आपको परम दाब मेजर करना है निर्वात दाब के रेस्पेक्ट में, तो आप निकालेंगे जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में निर्वात दाब जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। और ये कितना होगा, ये होगा अगर वायुमंडल दाब में से हम क्या करें, वायुमंडल दाब में से निर्वात दाब घटा दें, वायुमंडल दाब में से निर्वात दाब घटा दें तो निर्वात दाब का परम दाब आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से सही हैं दिए हमें। देखिए ऑप्शन दिया है गैस दाब प्लस वायुमंडल दाब, ऑप्शन बी दिया है गैस दाब माइनस वायुमंडल दाब, ऑप्शन सी दिया वायुमंडल दाब माइनस गैस दाब, ऑप्शन डी दिया गैस दाब माइनस निर्वात दाब। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपने डायग्राम बनाया था इस तरह से, वायुमंडल दाब था ये। ठीक है, इससे ऊपर का क्या था, ऊपर जाने पर गैस दाब मिलता था, और गैस दाब के रेस्पेक्ट में परम दाब निकालें तो जीरो रेस्पेक्ट के नाम रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में। और यहाँ से यहाँ तक होता है वायुमंडल दाब, यहाँ से यहाँ तक होता है गैस दाब। तो दोनों को ऐड कर दें तो क्या बदल जाएगा आपको, परम दाब बदल जाएगा गैस दाब के रेस्पेक्ट में। तो आपका परम दाब जो होगा, परम दाब कितना होगा, गैस दाब प्लस वायुमंडल दाब होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक आंसर क्या हो सकता था, ये हो गया आपका वायुमंडल दाब, ये हो गया आपका गैस दाब, और इससे नीचे आने पर होता निर्वात दाब। तो दूसरा मान क्या हो सकता था इसका, दूसरा मान होता आपका परम दाब इक्वल टू, परम दाब इक्वल टू होता आपका यहाँ से यहाँ तक का, पहले आप ये ऐड कर लेते वायुमंडल दाब, उसमें से क्या कर देते, ये वाला निर्वात दाब घटा देते, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आ जाता नीचे तक का। तब आपका क्या था, यहाँ से यहाँ तक का मान आ जाता। जब आप क्या करते टोटल में से इतना घटा देते तो ये वाला बदल जाता। तो किसी दाब को हम क्या करें, किसी जीरो रेस्पेक्ट नाम में निकालें, लाइन के रेस्पेक्ट में निकालें तो कहलाता है वो परम दाब कहलाता है। तो निर्वात दाब का परम दाब क्या होता, वायुमंडल दाब माइनस यहाँ से यहाँ तक निर्वात दाब, तो क्या था आपका परम दाब आ जाता है इसका। तो वायुमंडल दाब माइनस कर देते इसमें से क्या, निर्वात दाब, तब भी आपका मान हो जाता है ये परम दाब का। और गैस दाब के रेस्पेक्ट में क्या होता है, गैस दाब के रेस्पेक्ट में वायुमंडल दाब प्लस गैस दाब। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। 7 में कह रहा है पीजोमीटर, सॉरी ठीक है, पीजोमीटर। पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग करते हैं। आपको बताना पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग क्यों करते हैं। आपको ये तो पता है पीजोमीटर क्या है, एक मैनोमीटर डिवाइस होता है और मैनोमीटर का उपयोग करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए। लेकिन प्रेशर का मेजरमेंट हम जब करते हैं तो अलग अलग तरह के मैनोमीटर्स के बारे में, पीजोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें से कौन सा डिवाइस कितने प्रेशर के लिए यूज़ होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग करते हैं, तो आप बताइए पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया लो प्रेशर, ऑप्शन बी दिया हाई प्रेशर, ऑप्शन सी दिया मॉडरेट प्रेशर, ऑप्शन डी दिया वैक्यूम प्रेशर। तो आप बताइए पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए। तो आपको याद रखना है जो पीजोमीटर होता है वो हमारा सिंगल एक एल टाइप का, ठीक है, सिंगल एक क्या होता है एल टाइप का या फिर आई टाइप का मैनोमीटर होता है। एक कांच की पतली नली होती है जो एल टाइप की या फिर आई टाइप की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं पीजोमीटर कहते हैं। इसका जो उपयोग करा जाता है वो उपयोग करा जाता है फॉर द मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट मध्यम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। और इसकी नली को उतना ही बड़ा रखना पड़ता है जितना आपको क्या है प्रेशर ज़्यादा मेज़र करना हो। और इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर कोई अलग से हम द्रव नहीं भरते हैं, जो द्रव पाइप के अंदर बह रहा होगा वही द्रव इसके अंदर भर जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो जो पीजोमीटर ट्यूब का उपयोग करते हैं वो करते हैं मॉडरेट प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ठीक है, मध्यम प्रेशर को। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है मैनोमीटर में जो द्रव लेते हैं उसका होता है, ठीक है, ये गलत हो गया, उसका होता है, ठीक है। आपको बताना है मैनोमीटर में जो हम द्रव लेते हैं उसका होता है क्या होता है। लो डेंसिटी होती है, कम घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है। मतलब मैनोमीटर है मान लो, ठीक है, मैनोमीटर है, मान लो यूट्यूब मैनोमीटर है। तो मैनोमीटर जो होता है आपका, मैनोमीटर में हम क्या करते हैं द्रव भरते हैं उसमें अंदर से एक पहले से द्रव भर लेते हैं। तो जो द्रव भरा होता है उसका आपको बताना है क्या होता है। लो डेंसिटी होती है, कम घनत्व होता है या अधिक घनत्व होता है, या लो सरफेस टेंशन होता है या हाई सरफेस टेंशन होता है। तो आपको इन चारों में से एक कंडीशन बतानी है कौन सा सही है हमारा। तो जो मैनोमीटर में हम द्रव भरते हैं, जैसे मरकरी भरते थे, तो बताइए क्यों भरते थे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, हाई सरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे जैसे यूट्यूब मैनोमीटर होते थे, ठीक है, तो यूट्यूब मैनोमीटर में हम क्या करते थे पहले से एक फ्लूइड भरते थे जैसे हम मरकरी कहते थे। अब वो क्या होता था भारी होता था, डेंसिटी में भी हाई होता था, लेकिन मेनली हम उसका यूज़ क्यों करते थे हाई सरफेस टेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि सरफेस टेंशन उसका जितना अधिक होगा उतना ही वो क्या होगा सेंसिटिव होगा। तो मैनोमीटर में जो हम द्रव भरते हैं वो सेंसिटिव होना चाहिए कि थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़े तो उसमें चेंजेस आ जाएँ। तो उसका सरफेस टेंशन हम क्या लेते हैं, ऐसा फ्लूइड लेते हैं जिसका सरफेस टेंशन क्या हो, हाई हो। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन देंगे हाई डेंसिटी, लेकिन ऑप्शन इसका सही होता है हाइट सरफेस टेंशन। तो मैनोमीटर में जो द्रव लेते हैं हम उसका क्या होता है सरफेस टेंशन हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, हाई सरफेस टेंशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है मैनोमीटर से दाब मापते हैं। तो मैनोमीटर का उपयोग करके हम दाब तो मेज़र करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है किस मात्रा के में हम मेज़र कर सकते हैं मैनोमीटर से दाब, ठीक। ऑप्शन ए क्या दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी है दाब शीर्ष में, मतलब हेड में, ठीक है, दाब शीर्ष में मीटर में, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है सभी। बताइए मैनोमीटर में जो दाब होता है वो किस में मेज़र करते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं। आप दाब किसी मात्रक में मेज़र कर सकते हैं। न्यूटन पर एम स्क्वायर दाब की मात्रक होता है, इसमें मेज़र कर सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें भी मेज़र कर सकते हैं।
और जो दाब शीर्ष होता है एम, इसमें भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो मैनोमीटर से दाब हम किसी में भी मेज़र कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा सभी। तो मैनोमीटर से हम दाब को न्यूटन पर एम स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं, और दाब शीर्ष सिर्फ मीटर में हेड की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब तीव्रता का वायुमंडल दाब होता है। आप बताइए दाब तीव्रता का वायुमंडल दाब कितना होता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दाब तीव्रता का वायुमंडल दाब होता है। तो आपको बताना दाब तीव्रता का जो वायुमंडल दाब होता है वो कितना होता है। देखिए यहाँ पे दाब तीव्रता क्या होती है, पी से डिनोट करते हैं, और उसका वायुमंडल दाब जो होता है, आपको वायुमंडल दाब होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और 1 एटमॉस्फेरिक का मान होता है 1.01 वार होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा आपका सी, 1.01 वार होता है, ठीक है। वायुमंडल दाब को याद रखना 1.01 बार होता है, और 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं इसे, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब कह रहा है हमसे अगले क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11वें क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेज दाब होता है। तो गेज दाब कैसा होता है, वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब के बराबर, वायुमंडल दाब से ज़्यादा, वायुमंडल दाब। तो जो हमारा गेज दाब होता है क्या होता है, वायुमंडल दाब से अधिक का दाब जो होता है वायुमंडल दाब होता है, मतलब वायुमंडल दाब से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 11 में का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जब जल टैंक में 1 मीटर तक भरा हो दाब तीव्रता क्या होगी। और दाब तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है आपको रो जी एच जो फॉर्मूला होता है इसमें, अगर हम बात करें क्या भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, तो रो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और जी का मान कितना होगा 9.81 हो जाएगा, एच का मान कितना है 1 मीटर है। तो आपको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 9.81 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 9.81 या 9.8 भी ले सकते हैं, 9.8 इंटू 1000 9800 आएगा, ठीक है। 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, भेद सूचक डिफरेंस मैनोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं। आपको पता होगा डिफरेंस मैनोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने के, दाबांतर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, वायुमंडल दाबांतर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डिफरेंस मैनोमीटर होता है इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, वायुमंडल के दाब को अंतर को ज्ञात करते हैं। तो दाब अंतर, दो पाइप में जो दाब का अंतर होता है उसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दाब शीर्ष क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है रो जी एच, और रो जी कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच, और हेड के टर्म में क्या होता है ये पी अपॉन डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ए, पी अपॉन डब्ल्यू। दाब शीर्ष जो होता है, दाब शीर्ष को एस से डिनोट करते हैं, और एच क्या होता है पी अपॉन डब्ल्यू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें अब, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यांत्रिक गेज का उपयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे यांत्रिक गेज की बात आ रही है, मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज का हम उपयोग क्यों करते हैं, मैकेनिकल गेज का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो अधिक प्रेशर मेज़र करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैकेनिकल गेज का यूज़ करते हैं, और जो कम प्रेशर मेज़र करना हो तो मैनोमीटर वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल गेज, ठीक है। और मैकेनिकल गेज इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, तो मैकेनिकल गेज का उपयोग करते हैं 1 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम दाब के लिए, 1 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है 2 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है नन, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही होगा सी, 2 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब मेजर करते हैं मैकेनिकल गेज से। तो आपको याद रखना है मैकेनिकल गेज का उपयोग करके 2 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब को मेजर करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में 16वें क्वेश्चन में कह रहा है गेज दाब का उपयोग करते हैं किसके लिए, अधिक दाब मापने के लिए, अधिक दाब मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अधिक दाब को मापने के लिए यूज़ करते हैं। वार्डन नली होती है, आपको बताना वार्डन नली देखी होगी आपने, तो वार्डन नली किसमें होती है, वार्डन नली, वार्डन ट्यूब,
वार्डन ट्यूब बताइए क्या है इसमें से, वार्डन ट्यूब क्या है, यांत्रिक गेज है, मैनोमीटर जो कम दाब मापे, बल मापने वाला मीटर है, ये कोई नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। वार्डन नली का, वार्डन ट्यूब का यूज़ करके करते हैं, दाब को मेजर करता हूँ, ये क्या होता है, एक यांत्रिक गेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, 17 का ए। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18वें क्वेश्चन में कह रहा है वार्डन नली में नली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है वार्डन नली में नली। ऑप्शन ए दिया रबर की, ऑप्शन बी दिया लोहे की, ऑप्शन सी दिया प्लास्टिक की, ऑप्शन डी दिया है ए एंड बी बोथ। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा हमारा। जो वार्डन नली होती है आपने देखा होगा, इस तरह से वार्डन नली होती है, उसमें एक सुई लगी होती है बीच में पॉइंट में, वो क्या करती है उसे स्केल पर पूरा घूमती है। तो जो वार्डन नली होती है यहाँ पर आप, तो जो वार्डन नली होती है ये क्या है, एक मैकेनिकल गेज होता है, और मैकेनिकल गेज जो होता है वार्डन ट्यूब, उसमें जो वार्डन ट्यूब होगी आप याद रखना लोहे की भरी होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। और इसका शेप कैसे हो जाता है, इसका सर्कुलर शेप हो जाता है जब दाब बढ़ जाता है, ठीक है। वार्डन नली लोहे की होती है। 18 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, वार्डन नली होती है लोहे की। 19वां क्वेश्चन कह रहा है समीकरण H1 इक्वल टू एल साइन थीटा। तो समीकरण H1 इक्वल टू एल साइन थीटा दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए। समीकरण H1 इक्वल टू एल साइन थीटा हमारा क्या है, ऑप्शन ए दिया नत नलिका सुग्राही द्रवदाब मापी दर्शाता है, एक स्तंभित सुग्राही द्रवदाब मापी दर्शाता है, ऑप्शन सी दिया यूट्यूब मैनोमीटर, ऑप्शन डी दिया इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो जो हमारा H1 इक्वल टू एल साइन थीटा है, एल साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या दिखा रहा है, तो जो हमारा इसमें जो हमारा मीटर है इसमें मैनोमीटर में जो हमारा, इसका हम कह सकते हैं एक तरफ का जो एंड है इसका वो कैसा है, किसी एंगल पर है, तो एंगल पे इसका मतलब क्या है, नत है। तो इसका आपका क्या होगा, जो समीकरण होती है H1 इक्वल टू एल साइन थीटा, ये किसके लिए होती है, नत नलिका सुग्राही द्रवदाब मापी की है ये। इंक्लाइन ट्यूब समझ रहे हैं, इंक्लाइन ट्यूब आपने पढ़ी थी इसमें, तो इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव द्रव मैनोमीटर की बात करें हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो इसमें 19 का कौन सा, 19 सॉरी पहले 19 देख लीजिए। 19 समीकरण थी हमारी H1 इक्वल टू एल साइन थीटा। तो इसमें ये समीकरण किस में होती है, हमारा देखा था हमने सेंसिटिव मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो सेंसिटिव जो मैनोमीटर होता है उसी में अगर इंक्लाइन ट्यूब, इस तरह से इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर जो होता है उसमें क्या होता है, थीटा एंगल पर झुका होता है, राइट वाला जो एंड होता है इसका। तो राइट वाला जो एंड है इसका थीटा एंगल पर झुका होता है, इसलिए जो समीकरण आती है इसकी एच का, तो H1 इक्वल टू एल साइन थीटा आता है। तो ये हमें आंसर क्या होगा इसका, समीकरण H1 इक्वल टू एल साइन थीटा क्या दर्शा रहा है, नत नलिका सुग्राही द्रवदाब मापी दर्शा रही है, ठीक है। नत नलिका सुग्राही द्रवदाब मापी। तो जो H1 इक्वल टू एल साइन थीटा समीकरण होती है ये नत नलिका सुग्राही द्रव्यमापी दर्शा रही है। क्यों, यहाँ साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है नत होगा, किसी न किसी एंगल पर झुकी होगी नलिका, और नलिका जो झुकी हुई है तो इसे हम कहते हैं नत नलिका, इंक्लाइन नलिका, ठीक है। बाकी ऑप्शन में से कोई सही होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 19 में का। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 में क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीजोमीटर में 4 मीटर तक पारा भरा है। तो जो पीजोमीटर है उसमें 4 मीटर तक पारा भरा है, दाब तीव्रता ज्ञात करनी है, और दाब तीव्रता का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। दाब तीव्रता P इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दाब तीव्रता का फॉर्मूला रो जी एच होता है, और भरा क्या है ट्यूब में, पारा भरा हुआ है। तो पारा भरा हुआ है तो पारे के लिए आपको पता ही है, पारे के लिए आपका डेंसिटी कितना होता है 13.6 इंटू 1000 होता है रो का मान, जी का मान 9.81, और एच का मान कितना होता है, एच का मान आपका 4 मीटर होगा, 4 मीटर तक भरा हुआ है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.33 गुणा 10 की पावर 5 आएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 5 आएगा, 5.33 गुणा 10 की पावर 5। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, पीजोमीटर में दाब तीव्रता निकालनी है तो रो जी एच होगी, हमेशा याद रखना। और रो का मान पारे के लिए यहाँ पे, तो पारे के लिए होता है डेंसिटी 13.6 इंटू 1000, और जी का मान तो आपको पता ही है 9.81, और कितनी ऊंचाई तक है यहाँ पे 4 मीटर तक है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर देख लेना आपका आंसर आएगा 5.33 गुणा 10 की पावर 5।
तो ऑप्शन नंबर ए सही। 20 का 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है पीजोमीटर में तेल भरा है। अब क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है और 2 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। दाब तीव्रता निकालनी है। दाब तीव्रता का फॉर्मूला आपका P इक्वल टू रो जी एच होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला तो हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, P इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा यहाँ पे। और रो का मान कितना हो जाएगा? रो का मान हो जाएगा एस इंटू 1000 और जी का मान 9.81 और एच का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर तक भरा हुआ, 2 मीटर तक। एस का मान कितना है यहाँ पे? एस का मान दिया 0.8, तो यहाँ पे 0.8 इंटू 1000 रो का मान आ गया, जी का मान 9.81, एच का मान 2 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15.696 किलो पास्कल में आ जाएगा। 10 पावर 3 में आएगा तो किलो बन जाएगा, तो 10 पावर 3 बन जाएगा किलो, तो यहाँ बन जाएगा किलो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है।